नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। उत्तर प्रदेश में 2 मई को गांव कस्बों की सरकार बनने जा रही है। 4 चरणों में होने वाले यूपी पंचायत चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। आज नामांकन का पहला दिन था, तो पहले चरण के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन भरना शुरू किया। उधर चुनाव को लेकर सभी दल जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जीत जिसे भी मिले वो 2 मई को साफ होगा। लेकिन उससे पहले पंचायत चुनाव से हिंसा, हत्या, अवैध शराब, फर्जी मतदाता सूची, इन तमाम मामलों को लेकर किस्से सामने आ रहे हैं। तो आज बात इसी की होगी और यूपी इसी बात का उत्तर मांग रहा है कि क्या इन चुनौतियों से चुनाव आयोग कैसे निपटेगा और क्या पुराने अंदाज में ही एक बार फिर से चुनाव होने जा रहे हैं। जवाब तलाशेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन उससे पहले आप देखिए ये खास रिपोर्ट। चार चरणों में होने जा रहे यूपी पंचायत चुनाव की शुरुआत आज से हो गई है। पहले चरण में 18 जिलों में होने वाले चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, क्षेत्र और जिला पंचायत सदस्यों के लिए तय उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन भरना शुरू कर दिया है। 2 दिन तक चलने वाली इस प्रक्रिया के दौरान तय नियम के मुताबिक उम्मीदवार पर्चा दाखिल कर रहे हैं। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले पंचायत चुनाव बेहद अहम हैं और इसलिए बीजेपी सरकार की ओर से अपने काम के आधार पर जीत का दावा भी किया जा रहा है। वैसे भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारी कर रही है, बूथ से लेकर जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक, और हमारे सभी कार्यकर्ता तैयारी में लगे हुए हैं। जब परिणाम आएगा तो देखेंगे, बहुत बीजेपी के पक्ष में आएगा, बहुत सुखद परिणाम होगा। पंचायत चुनाव से पहले हिंसा, हत्या और डराने धमकाने जैसे मामले भी सामने आने शुरू हो गए हैं। गोरखपुर के नारायणपुर में पूर्व प्रधान और बीजेपी नेता ब्रजेश सिंह की नामांकन भरने से पहले ही हत्या कर दी गई। वहीं प्रदेश में लगभग हर रोज अवैध शराब से जुड़े हुए मामले सामने आ रहे हैं। साफ है, पंचायत चुनाव में इस बार भी शराब बांटकर वोट लेने की तैयारी हो रही है। पुलिस इन मामलों में कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन शराब माफिया भी कम नहीं है। उधर मुरादाबाद में जिला प्रशासन से पहले ही वोटर लिस्ट की सूची 300 रुपए में बेचने का मामला सामने आया है। चुनाव से पहले हिंसा, अवैध शराब और वोटर लिस्ट को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और बीजेपी अपना बचाव कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और ये जहरीली शराब का धंधा, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी किसी भी जगह सफल नहीं हो पाई है। हर जगह पूरी तरह से फेल है। सबसे बड़ा पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, मगर जिस तरीके से चाहे वो मुरादाबाद की घटना वोटर लिस्ट को लेकर हो, चाहे अवैध शराब माफियों की घटना हो, लगातार बढ़ती जा रही है। शराब माफिया लोगों की जानों से खेल रहे हैं। सरकार फरमान जारी कर रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव आयोग से मांग कर रही है कि निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, सत्ता का दुरुपयोग नहीं होना। पंचायत का चुनाव शांतिपूर्वक और निर्विघ्न संपन्न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तमाम पुलिस अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों और एजेंसीज को स्पष्ट आदेश और निर्देश जारी कर दिए हैं। अवैध शराब बनाने वाले, हिंसा करने वाले या अन्य प्रकार से चुनाव को प्रभावित करने वालों को पहले से ही चिन्हित करके कार्रवाई सुनिश्चित हो, जिससे सकुशल और निर्विघ्न चुनाव हो। कोरोना काल में हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन के सामने भी चुनौतियां बढ़ी हैं। लगातार संक्रमण फैल रहा है, जिससे टेंशन बढ़ गई है। उधर अवैध शराब से लेकर चुनावी रंजिश की बढ़ती घटनाओं ने यूपी की राजनीति का पारा बढ़ा दिया है। अब सवाल यही है कि यूपी के पंचायत चुनाव में हिंसा, शराब और धनबल की बढ़ती घटनाओं से चुनाव आयोग कैसे पार पाएगा और 4 चरणों में हो रहे चुनाव में जीत का चौका किसका लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से समीर सिंह, प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। स्वागत आपका। विवेक साइलस, समाजवादी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, पक्ष रखेंगे, आपका भी स्वागत। कुछ देर में अजय उपाध्याय जुड़ेंगे, कांग्रेस का वो प्रवक्ता है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और रज़ीक वदूद राजनीतिक विश्लेषक हैं, चर्चा करेंगे इनसे भी। आपका भी स्वागत है सर।
यूपी मांगे उत्तर में। और पहला सवाल समीर जी आपसे, अवैध शराब के मामले सामने आ रहे हैं, बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है, हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या इन सूरत हाल में पंचायत चुनाव संपन्न होंगे? देखिए विवेक जी, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब से बनी है 2017 से, बड़े पैमाने पर शराब माफियाओं के खिलाफ, शराब सिंडिकेट के खिलाफ, अवैध शराब के खिलाफ सरकार ने कार्रवाइयां की हैं और कठोर कार्रवाई करते हुए तमाम लोगों को सलाखे के पीछे भेजा है। तमाम अधिकारियों को भी निलंबित किया गया है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़े पैमाने पर अवैध शराब के धंधे को रोका है। रही बात पंचायत चुनाव की, तो पंचायत चुनाव बहुत ही साफ सुथरा, निष्पक्ष और प्रभावी तरीके से होगा। ये गांव की जो सरकार बनेगी वो एक निष्पक्ष सरकार बनेगी और समाज का आदमी जिसको वोट देना चाहता है, जिसको अपना प्रतिनिधि चुनना चाहता है, उसको वो चुनेगा और शांतिपूर्ण मतदान और शांतिपूर्ण चुनाव का हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने वादा किया है, वो पूरा होगा। तो जो बीजेपी के नेता की हत्या हो गई, क्या ये शांतिपूर्वक चुनाव के संकेत है गोरखपुर में? देखिए विवेक जी, निश्चित रूप से वो प्रधान थे और उनके गांव की रंजिश थी। जो जिन लोगों ने हत्या में शामिल हुए थे, जो लोग हत्या किए थे, उन सब की गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस उस पर त्वरित कार्रवाई की है। निश्चित रूप से हम सबके लिए दुखद घटना, किसी की भी हत्या, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे किसी भी दल का, किसी भी समाज का आदमी हो, हमने जीरो टॉलरेंस की बात कही थी, हम उस पर कायम हैं और किसी की भी हत्या हमारे लिए दुखदाई है। वो लोग हम उनके परिवार के प्रति इन चुनावों का इंतजार कर रहे थे, संवेदना व्यक्त करते हैं। वो लोग जिनके अंदर चुनावी रंजिश पल रही थी, वो अब खुलकर सामने आ रही है। और सिर्फ ये एक इकलौता मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं हमले के, और आंकड़े ये भी कह रहे हैं कि कई लोगों की मौत हो चुकी है जब से चुनाव का ऐलान हुआ है। इस पर मैं आपसे सवाल करूंगा। विवेक साइलेश जी को चर्चा में शामिल करते हैं। विवेक साइलेश जी, मैं लौट रहा हूं समीर जी आपके पास इन्हीं सवालों के साथ। अजय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है सर, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। विवेक साइलेश जी, सवाल आपसे, क्या वाकई में उत्तर प्रदेश तैयार है निष्पक्ष चुनाव के लिए और बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से यूपी पंचायत चुनाव खत्म हो जाएगा? देखिए विवेक जी, सबसे पहले तो आज बताऊंगा गोरखपुर की घटना, जैसे आपकी रिपोर्ट में भी हम लोगों ने देखा कि गोरखपुर में पूर्व प्रधान की हत्या हो गई। तो मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है। अभी कुछ दिन पहले वहां दो व्यापारियों की भी सरेआम हत्या हो गई थी। गोरखपुर की बात कर रहा हूं मैं, तो प्रदेश की बात ही नहीं कर रहा हूं। पिछले 6 दिनों में 7 हत्याएं हो चुकी हैं अकेले गोरखपुर में। भारतीय जनता पार्टी अवैध शराब की बात करती है, रोक की बात करती है। जिस सरकार में जहरीली शराब सीधे सरकारी ठेकों से बिकते हैं, जहरीली शराब भ्रष्टाचार के चलते 1250 लोग मृत्यु के गर्द में चले गए हैं, वो लोग अवैध शराब की बात करते हैं। जहां पर 300 रुपए में वोटर लिस्ट प्रकाशन से पहले बिक रही है, जिस सरकार में वो कैसे फेयर इलेक्शन करा सकते हैं? 300 रुपए में बिक रही थी। जैसे किसी परीक्षा से पहले हर जगह पेपर लीक हो जाता था, वैसे लीजिए अब वोटर लिस्ट भी लीक हो गई। और हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने सबको टाइट कर दिया है, सब निष्पक्ष चुनाव होगा, शांतिपूर्ण होगा, दुनिया भर की बातें उन्होंने कही। तो क्या जब आईएएस आईपीएस मुख्यमंत्री कार्यालय का फोन ही नहीं उठाते हैं तो उनकी बात क्या सुनेंगे? जो अधिकारी फोन उठाने की जहमत नहीं है। ये आपको किसने बताया कि आईएएस आईपीएस मुख्यमंत्री कार्यालय का फोन नहीं उठाते हैं? अरे आपके साथ ही डिबेट हुई है, आप ही के चैनल पे डिबेट हुई है और अन्य चैनलों पे डिबेट हुई है, क्यों नहीं हुई है? आप फर्जी बातें करते हैं, 5 एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, गाड़ी चला नहीं सकते। 30 मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, दाखिला दिला नहीं सकते। आप कहते हैं एम्स बन के तैयार है, मरीज भर्ती करा नहीं सकते। 4 लाख नौकरियों को पता नहीं, लेकिन 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी पूरे हिंदुस्तान में है। किसान धरने पे बैठा है, लेकिन आपने आए तो परिणाम क्या होंगे फिर? स्मार्ट सिटी क्या परिणाम आने वाले? परिणाम वही होंगे जो प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में हुए अभी शिक्षक और स्नातक एमएलसी के चुनाव में। परिणाम वही होगा जो गोरखपुर के क्षेत्र में हुआ है शिक्षक और स्नातक क्षेत्र में। परिणाम वही होगा जो झांसी और प्रयागराज की सीट में भारतीय जनता पार्टी को हारना पड़ा अभी एमएलसी की सीट। ठीक है, यानी कि आप अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अजय उपाध्याय जी को भी चर्चा में शामिल करेंगे और सबका पक्ष रखना जरूरी है। अजय उपाध्याय जी, कांग्रेस कितनी तैयार है इन चुनावों को लेकर? आज से बिगुल बच गया है।
देखिए, पंचायती राज की अवधारणा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देन है। निश्चित तौर पे इसके प्रति एक हमारा आस्था का भी प्रश्न है। हम लोग इसको चाहते हैं कि ये चुनाव पूरी निष्पक्षता के साथ और पूरी पारदर्शिता के साथ हो और इसमें अधिक से अधिक लोग गांव का, चूंकि ये प्रशासन है, गांव की सरकार बनेगी तो सभी लोग इसमें ईमानदारी से भाग ले। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी, नेता भी और सामाजिक जो हमारे लोग हैं वो भी इसमें सहभागिता पूरी तरह से करेंगे। बस मुद्दे सही होने चाहिए और मुद्दे हैं निश्चित तौर पे स्थानीय प्रशासन के जो मुद्दे होते हैं भाई, क्या पंचायतों के में जिनको आप शक्ति देने जा रहे हैं वो क्या वाकई पंचायत के विकास के लिए कृत संकल्पित है कि नहीं। जिन लोगों को के हाथ में आप स्थानीय प्रशासन का दायित्व देंगे, क्या वो लोग सिर्फ एक धारणा से ग्रसित है या सबको लेकर चलने की बात करेंगे। धर्म, जाति और क्षेत्र से ऊपर उठ करके वो सभी का कल्याण, जिनमें सर्व मंगल कारिणी सोच। तो ये परीक्षण पार्टी करेगी टिकट देते समय या जनता करेगी वोट देते समय? दोनों की मैं बात करता हूं। जनता को भी पूरी तरह से ध्यान रखने की जरूरत है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश पिछले 4 साल में बेहाल है और जिस तरह से लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, विकास के नाम पे झूठे सिर्फ प्रचार और टीवी पर प्रचार हो रहा है सरकार का, न तो रोजगार है, न शिक्षा, न स्वास्थ्य है, सिर्फ कहानियां बनाई जा रही है। सुरक्षा के नाम पे जिस तरह से कुछ संगठित लोगों को लेकर के और ठोकने का काम होता है, लेकिन अपराध का ग्राफ एनसीआरबी के डाटा के अनुसार 19% पिछले 2 साल में बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में भारत में सर्वाधिक ये डाटा मानी जा रही है। महिलाओं के साथ जिस तरह से अत्याचार और अन्याय हुआ और ठीक है, यानी कि ये सारे मामले आपको लगता है कि मुद्दे रहने वाले हैं। उपाध्याय जी, मुद्दे हो रहे हैं। मैं लौट रहा हूं आपके पास। रज़ीक वदूद जी से चर्चा करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, बहुत अच्छे से समझते भी हैं गांव की सरकार किस तरह से बनती है। तो रज़ीक जी, सवाल आपसे यही है कि जो मुद्दे अभी गिनाए जा रहे थे, क्या वाकई में गांव की, कस्बों की सरकार में ये महत्वपूर्ण रखते हैं? क्योंकि प्रत्याशी तो वो होता है जिसको हम पर्सनली जानते हैं, इसने कितना काम किया था, कितना काम कर सकता है, ये क्षमता पहले ही लोग जान लेते हैं। देखिए विवेक जी, देखिए जो चुनाव होने जा रहे हैं पंचायती राज के, इसमें एक चुनाव जो ज़िला पंचायत का होना है जिसमें ज़िला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ेंगे, तो वो तो सिंबल पे होगा। और जिस जो ग्राम स्तर पे जो होना है जिसमें प्रधान का चुनाव होता है या ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव होता है, वो जो है बिना सिंबल के होगा। तो ज्यादातर जो घटनाएं घटित होती हैं वो जो है ग्राम स्तर पे ज्यादा होती हैं, क्योंकि क्या होता है कि करीब 1100-1200 1500 आमतौर पर इतने वोट होते हैं एक ग्राम उसमें। और एक प्रधान जीतने के लिए 350-400 वोट जो पा जाता है वो जीत जाता है। तो अब उसकी एक एक वोट की लड़ाई होती है और उस एक एक वोट की लड़ाई में हिंसा होती है। तो ग्राम जो प्रधान का चुनाव होना है उसमें तो ये समझ लीजिए कि हिंसा भी होगी और मुद्दे उनके निजी होते हैं, ग्राम स्तर के होते हैं, आपसी होते हैं, जातिगत कह लिए या उनके वहां सामुदायिक जो ग्राम के अंदर स्थिति है समुदायों की, वो उसके हिसाब से वोटिंग पैटर्न होता है। तो उनको कुछ ज्यादा बड़े मुद्दों से कोई मतलब नहीं। लेकिन जो जिला पंचायत के चुनाव होने हैं, आप उनको जो है मिनी विधानसभा की तरह ले सकते हैं, क्योंकि वो चुनाव सिंबल पे होंगे और उसमें बिल्कुल पारदर्शिता होगी कि कितने सपा के जीते, कितने भाजपा के जीते, कितने किसी अन्य दल के जीते। तो देखिए जिला पंचायत के हैं चुनाव, उसमें काफी हद तक एक जो जनता है वो काफी हद तक राज्य सरकार के कथन और विपक्षी दलों की सक्रियता और किसानों के मुद्दे, ये सब थोड़ा सा उसमें झलकेंगे। एक बात कहना और चाहूंगा, देखिए ये जो चुनाव है जी, सवाल यही है कि मैं विवेक जी ये कह रहा हूं कि देखिए ये जो जी आप कंप्लीट कर लीजिए पहले रज़ीक जी। जी बोलिए। हाँ, मैं ये कहते हैं, देखिए ये जो चुनाव हैं जिला पंचायत, ये जो पंचायत के चुनाव, ये देखिए इसमें सपा का हमेशा से प्रभाव रहा है, भाजपा का उतना ज्यादा प्रभाव नहीं रहा है। तो ये समझ लीजिए इस बार जो चुनाव हो रहे हैं ये सपा को अपनी साख बचाने और भारतीय जनता पार्टी को अपनी छाप छोड़ने की चुनौती है।
नहीं, वो चुनौती तो नजर आ रही है, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग के सामने चुनौती ये है कि अवैध शराब के मामले जो सामने आ रहे हैं लगातार, जिस पर पुलिस और आबकारी विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है, और जो हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं, जो चुनावी रंजिशें लोग पालकर बैठे थे और चुनाव का इंतजार कर रहे थे, लोगों को नामांकन भरने से रोका जा रहा है, इस तरह की यदि घटनाएं एक भी सामने आती हैं तो लगता है कि आज भी हम आजादी के 70 वर्षों के बावजूद वहीं के वहीं खड़े हैं। नहीं, निश्चित ही विवेक जी, देखिए ये चुनाव जो होते हैं इस पे दबंगियाई बहुत होती है और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। जो शराब माफिया होता है क्षेत्रीय स्तर पर, उसको कंट्रोल करना प्रशासन की बहुत बड़ी एक समस्या है और बहुत बड़ा इम्तिहान होगा इस पंचायत चुनावों में। ये गोलीबारी ये सब तो बहुत होती है, ये तो समझ लीजिए कि आप आज सूचना के माध्यम इतने ज्यादा प्रबल हो गए इसलिए हमें घटनाओं का पता चलता है, वरना हमेशा से पंचायत चुनावों में ग्रामीण स्तर पे जो भी चुनाव होते हैं जो बहुत ही सवाल के साथ फाइट वाले प्रोग्राम होते हैं उनमें बहुत ज्यादा हर चुनाव में परंपरा बन गई है कि गांव की सरकार चुनते समय शराब के बदले वोट लेने की जो कोशिशें होती रही हैं या जाति धर्म इसके आधार पर जो वोट पड़ते रहे हैं, क्या यही मुख्य मुद्दे बने रहेंगे या वाकई में गांव के विकास को लेकर जो अवधारणा लोगों के मन मस्तिष्क में होनी चाहिए वो नजर आती है? मैं लौटूंगा आपके पास। और समीर जी, सवाल आपसे है, अभी आपने सुना दोनों ही पक्षों को, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को भी गंभीर आरोप लग रहे हैं कि आपकी सरकार में कुछ हुआ नहीं। दूसरा सवाल यह भी है कि आरोप एक तरफ, आप इन चुनौतियों से कैसे सामना करेंगे क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं, अवैध शराब के मामले हो लगातार सामने आ रहे हैं, देखिए क्या प्लान है इसको लेकर? देखिए विवेक जी, बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 58,194 ग्राम पंचायतें हैं जिनके चुनाव होने जा रहे हैं और 75 जिला के अंदर 3,051 जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव होने जा रहे हैं और 826 ब्लॉक प्रमुख के लिए सदस्यों के चुनाव होने जा रहे हैं। शराब की जहां तक बात की जा रही है, आप उठा के देख लीजिए, अभी शराब के सपा के प्रवक्ता कह रहे थे कानपुर के अंदर अवैध शराब में कौन शामिल था, बाराबंकी के अंदर कौन शामिल था, मुरादाबाद के अंदर कौन शामिल था। सब जगह समाजवादी पार्टी के स्टेब्लिश नेता अवैध शराब के धंधे में शामिल थे। कानपुर में इनके एक विधायक, पूर्व विधायक, उनका नाती चुनाव लड़ा हुआ, सब जेल गए, जमानत करा के आए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है किसी को भी अवैध शराब और गुंडागर्दी करने का अधिकार नहीं है, हम सख्त कार्रवाई करेंगे और हम पंचायत के चुनाव में सरकार की उपलब्धियों को लेके गए हैं, जा रहे हैं। गांव की सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा है गांव के अंदर शौचालय होना चाहिए, गांव के अंदर नालियां होनी चाहिए, लोगों के पक्के मकान होने चाहिए, लोगों को स्वच्छ पानी होनी चाहिए, पीने का सफाई होनी चाहिए। देखिए, हमने बड़े पैमाने पर सरकार ने शौचालय बनाए, बड़े पैमानों पर प्रधानमंत्री आवास बनाए, हमने लोगों को सड़कें दी, लोगों को बिजली दी, उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया, हमने बिजली के खंभे और तार और पोल लगा के गांव को रोशन किया। आज गांव की जनता खुशहाल है, आज गांव से शहरों के अंदर माइग्रेशन रुका है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं विवेक जी, खुशहाल है। हमने जिस प्रकार से राशन में भ्रष्टाचार होता था, माफियाओं का कब्जा था, उसको खत्म किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और लेकिन अभी भी माफिया हैं, इसको आप हमारे सपा के प्रवक्ता कह रहे थे समीर जी, नहीं, माफिया से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी भी जब बड़े बड़े माफियाओं को कांग्रेस के लोग समर्थन करेंगे, उनके समर्थन समाजवादी पार्टी के नेताओं के असली हकीकत ये है कि माफिया राज तब भी था और अभी आप यदि कंट्रोल कर रहे हैं। कौन समर्थन करता है, लेकिन अभी उस पर पूरी तरह से लगाम नहीं लगी है। ये आप भी जानते हो, पूरा समाज जानता है। इसका जवाब लेंगे। अजय उपाध्याय जी कुछ कहना चाहते हैं? संरक्षण कौन देता था? ठीक है, ये उत्तर प्रदेश जानता है, अलग है, हमें समूल नाश करना है। उपाध्याय जी, लौटूंगा आपके पास, ब्रेक पर जाना। समीर सिंह प्रवक्ता है बीजेपी से, उन्होंने कहा था कि पिछले ब्रेक पर जाने से पहले कि कई राजनीतिक संगठनों का संरक्षण होता है और उन पर कार्रवाई सरकार के द्वारा की गई है। अजय उपाध्याय जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। अजय जी आप बोलिए, उसके बाद फिर मैं विवेक जी के पास जाऊंगा और फिर रजीक वदूद जी के पास। मैं बार बार बोलना चाह रहा हूं कि समीर जी तो अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन समीर जी को यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सरकार जो जिससे फंक्शनिंग की पूरे 4 साल में और जिस तरह लगातार कहीं न कहीं अपराधियों को संरक्षण मिला है, जो एक जाति विशेष
अपराधी थे, और बाकी जगह सिर्फ एक दिखावे की हुई है बातें और पीठ थपथपाने की बातें हुई हैं। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि जाति विशेष को देखकर सरकार ने कार्रवाई की है? मैं तर्क पर बात कर रहा हूँ। एनसीआरबी का डाटा मैं नहीं छापता, भारत सरकार का ये डाटा है। उत्तर प्रदेश के बारे में क्या उन्होंने आकलन दिया है, इस आंकड़े को जरूर एक बार समीर साहब को पढ़ना चाहिए कि किस तरह से अपराध का आंकड़ा बढ़ा है 19% पिछले 2 साल में। किस तरह से राजस्थान और महाराष्ट्र और हरियाणा पंजाब का आंकड़ा नहीं पढ़ेंगे? राजस्थान पंजाब और महाराष्ट्र का आंकड़ा नहीं पढ़ेंगे? पे कर ले या हरियाणा पंजाब पे कर ले। महिलाओं के अपराध में नहीं, महिलाओं के अपराध में राजस्थान दूसरे नंबर पर है, उत्तर प्रदेश अपराध में 25वें नंबर पर है। कौन सा राज्य आगे है आप ये बता दो। एक टाइम में एक व्यक्ति की आवाज आएगी। मुद्दों से नहीं भागी। उपाध्याय जी बोलिए। जिस तरह से आपराधिक गतिविधियां ग्रामीण स्तर पर भी बढ़ी है, गांव के लोग भी आज असुरक्षित हैं, गांव की बहु बेटियां असुरक्षित है, और उसमें भाजपा के लोग तो आप सुरक्षा देंगे उनको, और प्रशासन उसको कहीं ना कहीं मदद करता पाया गया। ये दुख की बात है। कहीं ना कहीं इस पंचायत चुनाव में ये भी मुद्दा रहेगा। दूसरी बात, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे ग्रामीण स्तर पर आजकल चल रहे हैं, खुला भाई भतीजेवाद, हम चाहते हैं कि हमारे इस विकेंद्रीकृत सरकार जो है ग्राम पंचायत की स्वराज की अवधारणा पर वो काम करती है, निश्चित तौर पे उसमें ईमानदार लोग आए। और मैं तो सर भाई भतीजावाद सबसे ज्यादा हम तो कांग्रेस पर लगते हैं इस पूरे मामले को लेकर, और आप ही ये बात कह रहे हैं, तो आपसे ये उम्मीद की जाए कि ये खत्म हो जाएगा। जो ग्राम पंचायत में जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह से वहां माहौल है, और भाजपा के लोगों ने जिस तरह माहौल बना दिया है, मैं सपा को भी इसमें एक तरफा नहीं मानूंगा। सपा भी जब राज की है तो वहां भी बहुत सारी कठिनाइयां रही हैं। हम तो 30 साल से खुलकर कहिए ना। में नहीं, हमारा मॉडल 30 साल से जो था, 30 साल पहले वो मॉडल देखिए, और केंद्र में 30 साल को 3 दशक निकल चुके हैं। अब सवाल ये है कि 30 साल आज का जो वोटर है, जो 18 साल जिसकी उम्र हो गई है, उसको धरती पर आए हुए 18 साल गुजर गए हैं, और उससे 12 साल पहले की आप बात कह रहे हैं, तो उसको कितना याद होगा और कितना उसको बताया गया होगा? ये कैसे पॉसिबल है? बस 10 सेकंड दे दीजिए। केंद्र में हमारी सरकार रही, हमने शिक्षा का अधिकार 14 बच्चों को दिया, राइट टू एजुकेशन के साथ राइट टू फूड हम लोगों ने जो गांव के लोगों के लिए। तो सर अच्छा किया ना आपने, कौन मना कर रहा है आपने खराब किया? जब आपको मौका दिया गया था तो आपने काम किया, और काम जनता को पसंद आया नहीं आया उसके हिसाब से वोटिंग हुई। लौट रहा हूं मैं आपके पास, रजीक बदूद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, और सवाल यही है, उत्तर प्रदेश के लोगों का विकास हो, ठीक है, गांव का विकास। सर गांव का विकास की चिंता जो अब जाहिर की जा रही है, ये अगर पहले हो जाती तो गांव के विकास की जरूरत आज हम इतनी महसूस नहीं कर रहे होते, क्योंकि आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर विकास नाम की चिड़िया तक नहीं उड़ती है। रजीक बदूद जी, सवाल आपसे ये है कि वाकई में गांव के विकास को लेकर जो चिंता चुनाव में, पंचायत चुनाव में नजर आने लगी है एकदम से, हालांकि सरकार का फोकस यही होता है, चाहे वो जिसकी भी सरकार हो, किसी भी दल की, कि गांव तक विकास पहुंचे, लेकिन गांव की स्थिति क्या है और क्या रही है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। आज भी उनकी जो समस्याएं हैं, चाहे आप अभी के चुनाव देख लीजिए, इससे पुराने वाले चुनाव देख लीजिए, या उससे पुराने वाले देख लीजिए, समस्याएं, मुद्दे वही हैं, कुछ नहीं बदला है। देखिए विवेक जी, ग्रामीण स्थिति, ग्रामों की स्थिति, या ग्रामीण भारत, या हम अपने खाली उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखिए स्थिति दयनीय तो होती है, उनका एक्सप्लॉइटेशन हर तरफ से होता है। देखिए उनकी सारी योजनाएं विकास भवन से संचालित होती हैं, और जितने भी राजनीतिक व्यक्ति यहाँ बैठे हैं वो सब जानते हैं विकास भवन बिना घूस और बिना भ्रष्टाचार के वहाँ कुछ भी नहीं होता, एक फाइल आगे नहीं बढ़ती। और देखिए गांवों में प्रधान होते हैं, और प्रधानों के साथ विकास का जिम्मा होता है ग्राम विकास अधिकारी का, और ग्राम विकास अधिकारी अगर वहां पर ईमानदारी से काम कर रहे हैं समीर जी आपके पास, तो वहां पर विकास दिखाई देगा। लेकिन वहां पर विकास दिखाई नहीं देता। ग्रामीण लोगों को यही नहीं पता होता है कि पंचायती राज व्यवस्था में उनको कितने अधिकार दिए गए हैं, कितना फंड आ रहा है, कितनी स्कीमें, उनको लोगों को बेचारों यही नहीं पता, और सारा का सारा पैसा कागजों पे खर्च हो जाता है।
तो जब ये स्थिति है और ये स्थिति को चेक एंड बैलेंस बनाने का काम उत्तर प्रदेश शासन का है, तो देखिए जहां पर अगर उत्तर प्रदेश शासन में अगर योगी जी की सरकार ने जिन जिन ग्रामीण व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया है, जहां पर उन्होंने भ्रष्टाचार को रोका है, वहां पर प्रभाव देखने को मिल जाएगा। लेकिन आमतौर पर जो है ग्रामीण जो चुनाव होते हैं वो उस पे सबसे बड़ा असर होता है पॉलिटिकल पार्टियां या जो भी व्यक्ति जिसका भी संगठन उन क्षेत्रों में मजबूत है, वही व्यक्ति वहां पर चुनाव जीतता है, वही व्यक्ति वहां के वोटरों को बांध पाता है, चाहे वो पैसे के दम पे रोके, चाहे वो अपने व्यवहार के दम पे रोके, चाहे वो डरा करके रोके, लेकिन चुनाव वही जीतता है जिसका संगठन और जो व्यक्ति और राजनीतिक दल वहां प्रभावी होता है ग्रामीण क्षेत्रों में। चुनाव तो वही जीतता है जो प्रभावी तो होता है। प्रशासन की ये जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश शासन की जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष चुनाव हो। जिताते रहेंगे जी, जनता को ये समझना नहीं चाहिए। विवेक शैलेश जी, सवाल आपसे है कि एक प्रधानी का चुनाव उतना आसान नहीं माना जाता, बड़ा महंगा चुनाव हो गया है। और हालांकि जब आरक्षण की सूची आई तभी कई लोग सामने आए कि हम तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो एक अलग मसला है। लेकिन प्रधानी के चुनाव में जो स्थितियां नजर आती हैं, जो मुद्दे नजर आते हैं और जो इतना महंगा चुनाव हो गया है, इसके पीछे कारण क्या रहा है? क्या लगता है आपको, सरकारों ने कहां कमी छोड़ी? देखिए, इसके पीछे का एक दुखद कारण है, वो है भ्रष्टाचार। जैसे कि अभी हमने राजनीतिक विश्लेषक साहब ने हमारे बताया कि किस तरह से भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में व्याप्त है। तो इसका बस यही कारण है कि चुनाव। तो ये भ्रष्टाचार 2017 के बाद से व्याप्त है या पहले से ही व्याप्त था? क्या लगता है आपको? देखिए, भ्रष्टाचार तो हमेशा था, कभी कम कभी ज्यादा, इस पे इनकार नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार हमेशा था, हर सरकार में था, कहीं कम कहीं ज्यादा। लेकिन लोनी के विधायक ने क्या कहा जब शमशान की छत गिर के 24 लोग मर गए थे गाजियाबाद में, तो लोनी के विधायक जो गुजर साहब है भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे सीधा सीधा इल्जाम लगाया कि जब तक हम 50% कमीशन लखनऊ में नहीं देते तब तक हमको फंड ही नहीं मिलता है। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा ना, समाजवादी पार्टी ने तो नहीं कहा। नहीं, समाजवादी पार्टी में रहे शिवपाल यादव ने ये भी कहा था कि मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं। उस बात को आप मानते हैं? हाँ, मुख्यमंत्री जी अगर ईमानदार हैं तो ऐसे मुख्यमंत्री का फायदा क्या जो इस तरह से प्रदेश चल रहा हो। और मुख्यमंत्री जी इतने ईमानदार है तो देवेंद्र सिंह गब्बर 53 गंभीर आरोपों के वांछित अपराधी मुख्यमंत्री जी के साथ मंच पे बकायदा आमंत्रण छपवा के क्या कर रहे थे, जरा हमको जवाब दे दीजिए। वो कैसे पहुंच गए थे? हाथ हिला रहे थे, मूर्ति दे रहे थे। 53 गंभीर मामलों के आरोपी। तो ये हम क्या मान लें कि मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं अपराधियों को शह देते हैं? जवाब दीजिए ना हमको। तो ठीक है, जवाब ले लेते हैं। समीर जी जवाब दीजिए और साथ ही ये भी बताइए कि जो हत्या कर रहा है उसको माला पहनाया जा रहा है। समीर जी साथ ही ये भी बताइए, जवाब तो अब दीजिएगा इन सारे सवालों का, ये भी बताइएगा कि पंचायत चुनाव में कुछ बदलेगा या नहीं बदलेगा, या आज भी शराब, धमकी, हत्या, डर फैलाकर उसी तरह से चुनाव होता रहेगा? सरकार की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समीर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। 4 साल पहले के पंचायत जी, मैंने 4 साल के अंदर योगी जी ने पंचायत को बहुत बदला है। 4 साल पहले का उत्तर प्रदेश और 4 साल बाद का उत्तर प्रदेश की मैं तुलना कर देता हूं। अभी विवेक साइरस जी अपराध की बात कर रहे थे। मुख्तार अंसारी दुर्दांत मुख्तार अंसारी किसने बनाया? समाजवादी पार्टी ने। और कांग्रेस ने पंजाब में उनको पाला पोसा, सुप्रीम कोर्ट तक सरकार का पैसा खर्च किया, उत्तर प्रदेश आने से रोका। गायत्री प्रजापति से लेके अतीक अहमद मुख्तार अंसारी तक मैं उदाहरण दूंगा तो पूरा समय खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, मैं आपको इसकी इजाजत नहीं दूंगा। उदाहरण में देखे आपके सामने इतना जरूर कहना चाहता हूं। जी अब मैं गांव की बात करता हूं। मैं एक उदाहरण देता हूं विवेक जी। उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत में परफॉर्मेंस ग्रांट का एक पैसा आता है, भारत सरकार देती है। जिन पंचायतों में अच्छा काम प्रदान करते हैं उनको परफॉर्मेंस ग्रांट के नाम पर बहुत पैसा मिलता है। मैं बताऊं, 1 करोड़ रुपए से लेके 40 करोड़ तक रुपए तक गांव के विकास के लिए परफॉर्मेंस ग्रांट का मिलता है। समाजवादी पार्टी की सरकार में 4 जिले में ही सारा पैसा दे दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप पता कर लेना, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को मैं कहना चाहता हूं, इनको सूची दे दूंगा कि परफॉर्मेंस ग्रांट का पैसा कैसे बंटा। ये एक पारदर्शी है। दूसरा, कोटे का बड़ा खेल गांव के अंदर होता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोटे को
ऑनलाइन किया और कोटे को पोर्टेबिलिटी दिया। कोई भी आदमी कहीं भी अपना राशन ले सकता है। प्रधानों के चंगुल से कोटे के भ्रष्टाचार को निकाला। हमने सारे पैसे गांव के विकास के ऑनलाइन किया, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे शौचालय का पैसा हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास का पैसा हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, कहीं भी किसी को तहसील और कचहरी की जानकारी जाने की जरूरत नहीं। कि जो मर गया पैसा उनके खाते में जा रहा है, उनको मैसेज जा रहा है। नहीं, देखिए विवेक जी, कहीं कोई विसंगति है तो हम उसको दूर करेंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि गांव के अंदर बिजली किसने दिया? हमने कहा था हम 18 घंटे देंगे, हमने 18 घंटे दिया। हम कहे थे शहरों को 24 घंटे देंगे, हमने दिया। आज गांव से शहरों के अंदर आना रुका है। हमने स्वच्छ पानी बात कही थी, बुंदेलखंड को हमने स्वच्छ पानी देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी परियोजना का शिलान्यास करके उस पर काम आगे बढ़ रहा है। हर घर नल, हर घर जल। हम गांव के अंदर ट्यूबवेल लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार ज्यादा है हमारे में। कब था? विवेक जी को तो कुछ पता ही नहीं है। इनकी सरकार में समाजवादी पार्टी की सरकार में पैसे लेके कार्य योजना बनते थे। इनकी सरकार में कुर्सियां बिकती थी। इनकी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर था। गायत्री प्रजापति जैसा आदमी, बीपीएल सूची का आदमी 500 करोड़ रुपए का आदमी बन गया। आरोप कौन सा ये लगाएंगे? इनके पास कुछ है ही नहीं। ठीक है, इनके पास कुछ है ही नहीं। इनके नेता शिवपाल यादव से लेके गायत्री प्रजापति तक भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। तो सर, शिवपाल यादव तो मुख्यमंत्री जी की तारीफ करते हैं। अगर वो भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं तो उनको सजा दिलवाइए, जेल में न डालिए। ऐसे भ्रष्टाचारियों को टॉयलेट क्यों कर रहे हैं? नहीं, देखिए, तारीफ इस नाते करते हैं कि मुख्यमंत्री जी अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सब लोग तारीफ कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता तारीफ कर रही। अभी पिछले दिनों 6 बाई इलेक्शन हुए थे। 2019 के लोकसभा का चुनाव हुआ। अखिलेश यादव जी ने अपनी पत्नी को जिताने के लिए मायावती जी के चरण तक छुए। ठीक है, आ रहा हूं विवेक जी आपके पास। कन्नौज हार गए। हाँ, ठीक है, कन्नौज हार गए सर। अब हार जीत तो जनता तय करती है ना। हार गए, 1 जीत पाए 6 में से। आपके काम को जनता स्वीकार कर रही है, अच्छी बात है। विवेक शैलज जी, अब सवाल ये है कि इन आरोप प्रत्यारोप से जनता को क्या हासिल होगा? देखिए, पिछले 4 साल में जनता को कुछ हासिल तो हुआ नहीं, और आगे भी 1 साल में कुछ नहीं होने वाला। मैं तो समाजवादी पार्टी की यहां बात ही नहीं करना चाहता। मैं तो श्याम प्रकाश, जो इनके भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक है, उनकी बात करना चाहता हूं, जो हरदोई से आते हैं। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा भ्रष्टाचार और करप्शन हमने अपनी पूरी राजनीतिक काल में नहीं देखा है। भारतीय जनता पार्टी अपने कुछ किए गए काम भी गिना दो ना। 1 मिनट, 5 साल समाजवादी पार्टी। समीर जी रुक जाइए, समीर जी रुकिए। एक एक करके बीच में इंटरप्ट करके बातचीत नहीं होती है। मैं बोला था क्या? बोलिए विवेक जी, बोलिए। दूसरे इनके विधायक हैं, जो जैसे अभी बुंदेलखंड का नाम लिया, बृजभूषण राजपूत, वो भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए किस तरह से घोटाले हो रहे हैं और किस तरह से बंदरबांट हो रहा है आपके बुंदेलखंड में। लोनी विधायक गुजर साहब तो बता ही चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो इनके खुद के विधायक इनके ऊपर खुद इल्जाम लगा रहे हैं। और एक इनके विधायक ने तो बकायदा मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख के गुहार की कि साहब हमको बचा लो, नहीं तो जेल में बैठा हुआ माफिया हमारी हत्या करा देगा। ऑफिशियल चिट्ठी लिखी थी, ऑन रिकॉर्ड लिखी थी। तो ये हाल है भारतीय जनता पार्टी के। उनके खुद के विधायक इस बात को कह रहे हैं। और आप बताइए, जिस प्रदेश में रोज 28 आत्महत्या हो, 3 बेरोजगार रोज आत्महत्या कर ले, आज 54। सर, आपके राज्य में ये सारे आंकड़े अच्छे थे क्या? आपके राज्य में ये आंकड़े 0 पर थे क्या? सवाल मेरा सीधा साहब ना, हमारे बता दे रहा हूं। बिल्कुल विवेक जी, बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे राज्य में 5 साल में 3651 आत्महत्याएं हुई थी। योगी जी के राज्य में 4 साल में 5464 आत्महत्याएं हुई हैं। और बेरोजगारी दर लगातार बढ़ा है, महंगाई लगातार बढ़ी है, डीजल पेट्रोल एलपीजी लगातार बनी है। तो सरकार सफल कहां है? ठीक है, जनता देख रही है। लौट रहा हूं मैं आपके पास। विवेक शैलज जी, रसिक जी, सवाल आपसे। देख लीजिए, शिक्षक ठीक है, देख लीजिए, लौट रहा हूं। उसके बाद अजय उपाध्याय जी के पास भी जाऊंगा, समय समाप्त हो रहा है। नमक जूता देख लीजिए। रसिक जी, सवाल यह है कि मुरादाबाद में एक खबर आज सामने आई जहां पर 300 रुपए में मतदाता सूची की पीडीएफ फाइल बेची जा रही थी। इस तरह की घटनाएं ये बताती है कि प्रशासनिक लापरवाही भी, या ये कहा जाए कि नाक के नीचे प्रशासन के इस तरह से मिलीभगत करके
मतदाता सूची दी जा रही है, ये तो एक मामला सामने आया, हो सकता है कि ऐसे कई मामले भी सामने हों जो अब तक सामने ना आ पाए हों, तो इसका क्या उपचार है और ये क्यों हो जाता है? विवेक जी, इसकी भी जड़ भ्रष्टाचार है। और देखिए, भ्रष्टाचार जो है वो सारी समस्याओं की जड़ है, अन्याय को बढ़ाता है। देखिए, जो लोग काम कर रहे हैं इस प्रक्रिया में, जाहिर सी बात है उनको पता है कि ये जो सूची है ये 4 दिन के बाद आएगी, 4 दिन पहले बेचेंगे, आउट कर देंगे तो उनको पैसे कमाने को मिल जाएंगे। तो जाहिर सी बात है भ्रष्टाचार है और ये बहुत बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश में। विकास भवन में या कोई भी विभाग हो, हर विभाग की बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है। और इस तरह की समस्याओं का निराकरण तभी हो सकता है जब जब इस प्रकार के सख्त नियम ले आए कि भाई कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचारी मिलेगा उसको हम सख्त सजा देंगे। नहीं, तो कहते हैं ना, नियम तो है। एंटी करप्शन यूनिट सारे नियम है सरकार की, उनको हाइपर एक्टिव होना पड़ेगा। मान कौन रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, या डर किसको है? दिक्कत एग्जीक्यूशन की है। देखिए, जो लोग जांच करने वाले हैं वही लोग भ्रष्टाचार को आगे बढ़ावा देने वाले लोग हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। कोई अलग से कैडर नहीं है एंटी करप्शन करप्शन को रोकने के लिए। अलग से कोई कैडर बना होता, अलग से कोई विभाग होता है जिसपे कोई और जिम्मेदारी नहीं होती और वो सिस्टम से हटके काम करते और उनका सीधे जुड़ाव शासन से होता तो शायद करप्शन रुकता। अभी तो यह है कि जांच करने वाला भी कोई ना कोई पुराना मित्र होता है, तो सब एक दूसरे मिली भगत से एक दूसरे को बरी करते रहते हैं, पकड़ते रहते हैं। ये भी अपने आप में उगाई का एक धंधा है। ठीक, समीर जी आप कुछ कह रहे हैं, आप बोलिए, उपाध्याय जी के पास मैं जाऊंगा। नहीं, देखिए विवेक जी, अभी मैं कह रहा था कि जो आप मतदाता सूची की बात कह रहे हैं, पहले तो एक जानकारी मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि मतदाता सूची पंचायत चुनाव शुरू होने के पहले प्रकाशित हो चुकी है। जब नामांकन होता है 3 और 4 नामांकन जिला प्रशासन को प्रकाशित करनी थी, उससे पहले उस दुकानदार ने प्रकाशित कर दी, 300 रुपए में बेची गई है। या तो आप इसको बताइए कि जिला प्रशासन ने देरी कर दी। मेरी बात तो पूरी, मेरी बात तो सुन लीजिए। 3 और 4 में जब नामांकन हो रहा है, नामांकन करने वाला व्यक्ति अपने मतदाता पहचान पत्र का क्रमांक भरता है फॉर्म में, मतदाता सूची आरओ के पास उपलब्ध होती है, वो उसमें वेरिफिकेशन करता है। 5 तारीख को उसका वेरिफिकेशन करके 4 तारीख को वो प्रकाशित हो जाएगी सूची। तो मतदाता सूची बाद में थोड़ी प्रकाशित होती है, नामांकन से पहले प्रकाशित होती है। आज 3 तारीख है, आज पहले चरण का नामांकन। तो यानी कि जिला प्रशासन से पहले उस दुकानदार ने मतदाता सूची 300 रुपए में दी, वो ठीक था? नहीं, अरे मतदाता सूची तो ऑनलाइन है विवेक जी। अरे वो पीडीएफ फाइल जो 300 रुपए में, किस जगह है? मतदाता सूची तो ऑनलाइन है, वो ठीक है, ऑनलाइन है। मतदाता सूची तो ऑनलाइन है, बेचने की जरूरत क्या? कोई किसी भी जिले में किसी का भी नाम निकालना चाहे, मैं समीर सिंह गोरखपुर से मतदाता हूं, मुझे निकालना चाहिए किसने क्रमांक पे है, किस भाग संख्या में, कहीं से अपने घर बैठे अपने ऑफिस से निकाल लीजिए, सारी चीजें ऑनलाइन है। इसमें बेचने का प्रश्न कहाँ आ गया कि कहाँ सेंसर हुआ है कि बेचना है और वो मिल जाएगा तो बड़ा भारी भ्रष्टाचार हो जाएगा? ऐसा कुछ है ही नहीं विवेक जी। ये तो कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है, ये हो ही नहीं सकता है। जब प्रकाशित हो गया, ऑनलाइन प्रकाशित है, नेट पर उपलब्ध है, तो भ्रष्टाचार इसमें कहां से आ गया? तो फिर क्या प्रशासन शिकायत कार्रवाई क्यों करेगा? पिछली सरकारों में होता था, आरक्षण में होता था, विकास में होता था, आरक्षण के क्रम में होता था भ्रष्टाचार। आपने देखा हाई कोर्ट ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट लोग गए और आरक्षण एक दिन में जारी हो गया। कोई हमने छुपाया थोड़ी। आखिरी रिएक्शन में उपाध्याय जी से करूंगा। और समीर जी मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में मुरादाबाद में जो वोटर लिस्ट सामने आई, आप भले ही कह रहे हैं कि ये संभव ही नहीं है, तो फिर जिला प्रशासन किस आधार पर कार्रवाई करेगा? क्योंकि पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद अवैध रूप से ये 300 रुपए में वोटर लिस्ट बेचने का मामला सामने आया और जिस पर जांच हो रही है। मैं लौटूंगा आपके पास। उपाध्याय जी, पंचायत चुनाव की तैयारी कांग्रेस किस आधार पर कर रही है? देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के लोग लगातार
साल 2 साल से आप देख रहे हैं कोरोना के समय में, उससे पहले से भी हमारी ही कार्यकर्ता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के लोगों की आवाज बना है। उस दौरान में उनकी समस्याओं के साथ लगातार लड़ने का हम लोगों ने प्रयास किया है। दूसरी बात है, ये जो पंचायती राज की अवधारणा है महात्मा गांधी के स्वराज की अवधारणा से मिलता है और इसको सही साकार रूप देने का प्रयास स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ही किया था, जिसमें जो त्रिस्तरीय चुनाव प्रक्रिया और जिसमें उसको संवैधानिक दर्जा हम लोगों ने दिया था। तो हम लोग चाहते हैं कि ग्रामीण स्तर पर एक सरकार, वैसी सरकार जो लोगों की समस्याओं से डे बाय डे रूबरू हो और ईमानदारी से काम करे। जहां तक बात अभी हमारे समीर भाई ने कही कि गांव से पलायन शहरों में कम हो रहा है, कारण वो नहीं है कि गांव में लोगों को रोजगार मिल गया है। आज भी गांव में 7.9% की ग्रामीण बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन शहरों में चूंकि बेरोजगारी और दर ज्यादा हो गई है, तो गांव के लोग शहर में भी क्यों आते थे? उनको रोजगार इसलिए आते थे और उनको शहर में रोजगार मिलना। ठीक है, अब रोजगार शहर में नहीं है, गांव में नहीं है। क्या इस आधार पर चुनाव में लोग वोट डालेंगे, या फिर जो बात कही जाती है कि गांव की सरकार है, कस्बों की सरकार है, जिला पंचायत एक तरफ अगर मान भी लिया जाए कि सिंबल पर लड़ेंगे, लेकिन बाकी जो चुनाव हो रहे हैं उस पर जनता के मन मस्तिष्क में क्या रहने वाला है, ये एक अलग मसला है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो यूपी मांगे उत्तर में आज हमने चर्चा की, चुनावी बिगुल जो बच चुका है, जो आज से नामांकन शुरू हुआ है, इस पर दावे अपने अपने, लेकिन चुनौतियां भी कई सारी हैं। बातें सब अच्छी करते हैं, लेकिन जब बात सवाल उठाने की होती है तो कोई दूसरे पर उठा देता है, अपने ऊपर कोई नहीं उठाता है। सबसे बड़ी समस्या यही है, अपने से आप सवाल करिए, तब जवाब मिल जाएगा आपको। छोटा सा